आप लोगों का स्वागत है एक नई स्टोरी में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक अतीत के पन्ने। फिर एक दिन वो भी आ गया जब अनिशिया के सामने सच आ ही गया। उस दिन वो अपनी माँ पवित्रा के साथ स्कूल गई थी और लौटते समय ही पवित्रा जी की स्कूटी एक ट्रक की चपेट में आ गई। अनिशिया के स्कूल में भी जल्द ही इस बारे में सबको पता चला गया और पूरा स्कूल उसकी माँ की अंतिम यात्रा में भी शामिल हुआ था। अनिशिया और उसकी छोटी बहन तन्वी का तो रो रो कर बुरा हाल था। मासूम अनिशिया एकटक अपनी माँ को कफन में लिपटे हुए देख रही थी। जल्द ही उसकी माँ उस घर से विदा हो गई और उनका शरीर मिट्टी में मिल गया। शाम के समय जब घर में सभी लोग शोक सभा में बैठे हुए थे, ठीक उसी समय अचानक से ही अशोक जी की माँ यानी कि अनिशिया की दादी उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर ले जाने लगी। बेचारी अनिशिया को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो बस रोते हुए अपनी मासूम सी आवाज में रोते हुए अपनी दादी से खुद को छोड़ देने के लिए कहने लगी, लेकिन उसकी दादी ने एक बार भी उसकी बात नहीं सुनी और ले जाकर घर से बाहर फेंक दिया। इस तरह धकेले जाने के कारण अनिशिया के हाथों में खरोंचें लग गई थी और उनसे हल्का सा खून भी रिसने लगा था। अनिशिया के चाचा ने अपनी माँ को रोकते हुए कहा, माँ आप ये सब क्या कर रही हैं आशी के साथ। उसकी दादी ने उसके चाचा को डांटते हुए कहा, खबरदार आज कोई भी बीच में नहीं आएगा। जिस दिन ये पैदा हुई थी ना, इसे उसी दिन मार दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। कम से कम आज मेरे अशोक का इकलौता बेटा जिंदा तो होता। ये तो है ही मनहूस, एक तो पैदा होने से कुछ देर पहले अपने ही बड़े भाई को खा गई और पैदा हुई भी तो आधी औरत आधी आदमी। अगर उस दिन पवित्रा ने खुद को जान से मारने की कोशिश ना की होती ना, तो मैं तो इसे तभी खत्म कर देती जैसे इसके साथ पैदा हुई उस दूसरी किन्न बच्ची को कर दिया था। किन्न, ये शब्द अनिशिया के लिए ऐसा था मानो उसे किसी ने इस दुनिया की सबसे गंदी गाली दे दी हो। अनिशिया ने गुस्से में फुनकारते हुए कहा, दादी आप मुझे सब कुछ कहिए लेकिन दोबारा से मुझे किन्न मत बुलाइएगा, समझी ना आप। ये सुनकर अनिशिया की दादी ने ताली पीटते हुए कहा, वाह वाह, ये अच्छा है। अब मैं एक किन्न को किन्न ना बुलाऊं तो और क्या कहूं, बताओ। अनिशिया दोबारा खुद के लिए किन्न शब्द सुनकर खुद को रोने से नहीं रोक पाए और कहा, दादी प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज चुप हो जाइए। अनिशिया उस वक्त फूट फूट कर रो पड़ी थी और इसी कारण वहां आसपास काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। नन्ही तन्वी भी भागकर अपनी दीदी के पास आ गई थी और अनिशिया की टांगों से लिपटकर अपनी दादी को आज पहली बार इतने भयानक रूप में देख रही थी। इतना शोर शराबा सुनकर अनिशिया के पापा भी जाग गए और उन्होंने जब अपने रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पता चला कि वो तो बाहर से लॉक है। अनिशिया की इस सच्चाई से केवल अनिशिया के माता पिता और उसकी दादी ही रूबरू थे, इसलिए जब बाकी के रिश्तेदारों ने ये सब सुना तो वो सभी हक्के बक्के रह गए और एक साथ अनिशिया की दादी से सवाल करने लगे। अनिशिया की चाची ने पूछा, माँ जब आपको इसकी सच्चाई पहले से ही पता थी तो आपने आज तक अपना मुंह क्यों नहीं खोला, क्यों चुप रही, बताइए। इस पर अनिशिया की दादी ने कहा, अरे कैसे बताती मैं तुम लोगों को इस किन्न के बारे में। तब इसकी माँ इसके मुंह में पागल थी और इसका बाप इसकी माँ के। तभी तो अपने पोते की मौत के बाद से लेकर आज तक मैं मुंह दबाए बैठी रही और अब जब एक बार फिर से मैं दादी बनने जा ही रही थी और मेरे अशोक का वंश चलाने वाला इस दुनिया में आने ही वाला था कि इसकी काली परछाई ने सब बर्बाद कर दिया। और तो छोड़ो, इसने तो इस बार अपनी माँ को भी खा लिया। अशोक जी के कानों में अपनी माँ की सारी बातें पहुँच रही थी और उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो उनकी बेटी अनिशिया सड़क के बीचों बीच कांपते हुए खड़ी थी और उसके पैरों से लिपटी हुई थी नन्ही तन्वी। सच कहे तो जब अशोक जी को ये पता चला था कि उनकी पत्नी पवित्रा ने 2 किन्न बच्चियों को जन्म दिया है तो वो भी अपना गुस्सा नहीं रोक पाए थे, क्योंकि उसी दिन उन दोनों के जन्म से चंद घंटे पहले ही उनके बड़े और इकलौते बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसलिए जब उनकी माँ ने उनकी बड़ी बेटी को जान से मार दिया तो वो भी उन्हें रोकने नहीं गए, लेकिन अनिशिया के मामले में उनके नसीब ने साथ नहीं दिया और पवित्रा को सब पता चल गया। उसने उस दिन अपनी बच्ची को गोद में उठाकर उसे बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी थी और इसलिए ही अशोक जी को भी हारकर उनका साथ देना ही पड़ा था। इस घर में अनिशिया को चाहने वाला उसकी माँ के सिवाय आज तक कोई नहीं था। अशोक जी ने वैसे तो कभी अनिशिया को प्यार नहीं जताया, लेकिन वो उससे कभी नफरत भी नहीं कर पाए थे। उन्हें याद था आज सुबह भी हॉस्पिटल में आखिरी सांस लेने से पहले उनकी पत्नी पवित्रा को अनिशिया का ही ख्याल था और इसलिए उसने अशोक जी से हमेशा अनिशिया को अपने पास रखने का और उसका ख्याल रखने का वादा लिया था। उसी वादे की लाज रखते हुए अशोक जी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस दरवाजे को तो बाहर से जंजीर से बांधकर लॉक किया गया था तो वो इतनी आसानी से खुलने भी नहीं वाला था।
वहीं बाहर सड़क पर अनिशिया की चाची जल्दी से दौड़कर अनिशिया के पास गई और तन्वी को खींचकर उससे अलग करते हुए कहा, तन्वी बेटा आप मेरे साथ आओ, वरना इस गंदी लड़की की परछाई से आपकी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। अनिशिया अपनी चाची की पकड़ से तन्वी को आजाद कराना चाहती थी, लेकिन वो उनके कहे शब्दों से बिफर उठी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी जो चाची कभी उसे अपनी बेटी कहते हुए जरा सा डांटने पर उसके लिए उसकी माँ पवित्रा से भी लड़ जाती थी, आज उसकी जुबान पर भी अनिशिया के लिए इस तरह के लफ्ज हो सकते हैं। उसकी चाची तन्वी को घर के अंदर ले गई और उसके बाद अपनी सास से कहा, माँ जी आपको इस किन्न का जो करना है जल्द से जल्द कीजिए, क्यों खामखा इसे यहाँ रोककर अपने ही परिवार का तमाशा बना रही हैं। इससे हमारे ही परिवार की बदनामी होगी और कुछ नहीं। अनिशिया की दादी ने अपनी बहू को जवाब देते हुए कहा, उसकी टेंशन तुम मत लो बहू, मैंने किन्न मंडली को फोन कर दिया है, आती ही होगी इसे यहाँ से ले जाने के लिए। ये सुनकर अनिशिया का सफेद चेहरा और भी ज्यादा सफेद पड़ गया और अशोक जी को तो ऐसा लगा मानो सब उनके हाथ से निकल गया हो। वो बिना कुछ सोचे समझे खिड़की के पास गए और पास ही रखे फ्लोवर वॉश से खिड़की का शीशा तोड़ते हुए बोले, खबरदार अगर किसी ने आशी को हाथ भी लगाया ना तो मैं अपनी गर्दन काट लूंगा। उनकी ये हरकत देखकर तो उनका पूरा परिवार ही सदमे में आ गया और वो सब अशोक जी को रोकने के लिए घर के अंदर दौड़े। जल्द ही अशोक जी के कमरे का दरवाजा खुल गया और उनकी माँ दौड़ते हुए रूम में आई और अशोक जी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, अशोक ये क्या कर रहा है तू बेटा, तू जानता है ना मैं ये सब हमारे घर की भलाई के लिए कर रही हूँ, तो फिर इस तरह की हरकत करने का क्या मतलब है। अशोक जी ने कांच अपनी गर्दन से नहीं हटाया और अपनी माँ से कहा, मैं बस अपनी पवित्रा को दिया वादा निभा रहा हूँ और आपसे भी यही उम्मीद है कि आप लोग भी मुझे नहीं रोकेंगे, और अगर आप में से किसी ने भी मेरी बेटी को किन्न को देने की गलती की तो ध्यान रहे कल इस घर से एक अर्थी और निकलेगी। अशोक जी की बात सुनकर उनका पूरा परिवार सदमे में आ गया, लेकिन अब उन लोगों के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो अशोक जी को रोकने के लिए वो तुरंत ही अनिशिया को वापस घर के अंदर ले आए और लाकर अशोक जी को सौंप दिया। उसके तुरंत बाद ही अशोक जी ने खुद को अपनी दोनों बेटियों के साथ कमरे में कैद कर लिया, क्योंकि किन्नरों की टोली उनके आंगन में डेरा डाल चुकी थी। फिलहाल के लिए तो अशोक जी की मां ने इस मामले को किसी तरह से शांत कर लिया था, लेकिन ये अशोक जी के लिए एक संकेत था कि अब इसके बाद वो कभी भी अनिशिया को खो सकते हैं, और उन्होंने बिना देर किए सबसे छुपकर जो कुछ भी उनके हाथ लगा उसे लेकर अपनी दोनों बेटियों के साथ घर से भाग निकले। उस दिन के बाद से लेकर आज तक उन्होंने कभी अपने पैतृक घर हमीरपुर की तरफ नहीं देखा था, और अब दिल्ली ही उनका सब कुछ बन चुकी थी। अपनी पत्नी पवित्रा को दिए आखिरी वादे के रूप में ही सही, लेकिन अशोक जी ने पहली बार अनिशिया के दिल में जगह बना ली थी। बेशक इस इंसिडेंट ने अनिशिया से उसकी मासूमियत, उसका जीने का मकसद सब छीन लिया था, लेकिन उसे दो ऐसे रिश्ते दिए थे जिन पर उसे खुद से भी ज्यादा भरोसा था। अपने काले अतीत को याद करते हुए अनिशिया काफी देर तक यो घर के बाहर बैठकर रोती रही, जब तक कि तन्वी ने आकर उसे संभाला नहीं और घर में नहीं ले गई। सबके जाने के बाद अशोक जी ने अकेले में अनिशिया को बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी, और इसी वजह से अशोक जी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उनके मुताबिक तो अनिशिया को अभिमन्यु को बिना समय गंवाए हाँ कर देनी चाहिए थी। इससे अगर दूर भविष्य में कभी उनकी शादी होती और शादी होने के बाद अगर अभिमन्यु को सच पता चल भी गया तो भी वो दुनिया के सामने तो इस बात को कभी ला ही नहीं पाएगा, क्योंकि इससे तो सबसे ज्यादा बदनामी उसी के परिवार की होगी, और ना चाहते हुए भी अगले कुछ सालों के लिए अनिशिया के साथ उसे रिश्ते में तो रहना ही पड़ेगा, और बाद में तो अशोक जी कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। तन्वी भी अपने पिता से पूरी तरह से सहमत थी, लेकिन अगर कोई सहमत नहीं था तो वो थी अनिशिया। उस दिन के बाद से अभिमन्यु ने अनिशिया से थोड़ी दूरी बना की थी। ऐसा नहीं था कि उसने अनिशिया के कहने भर से उसे प्यार करना छोड़ दिया, बल्कि अब उसने प्यार करने का एक दूसरा ही तरीका ही अपना लिया था, उसकी कॉलोनी का चौकीदार बनकर। ये बात तो खुद अभिमन्यु को भी नहीं समझ में आई कि आखिर ऐसा क्या था अनिशिया में कि उसे पहले ही दिन से उस लड़की के प्रति इतनी आसक्ति हो गई थी कि वो हर वो चीज किए ही जा रहा था जो उसके कैरेक्टर को जरा भी शूट नहीं करती थी। सबसे ज्यादा डर तो अभिमन्यु को इस बात का था कि जब कभी भी उसके परिवार को उसके इस अंदाज के बारे में पता चलेगा तो वो उन लोगों को आखिर क्या ही जवाब देगा। वर्तमान में ज्योति जी अपने ख्यालों में ही गुम थी कि अचानक से ही उनका पैर साड़ी में फंस गया और वो अतीत की यादों से बाहर आ गई। वो बस गिरने ही वाली थी कि माहिरा ने जल्दी से दौड़कर उन्हें थामते हुए गिरने से रोक लिया था, और इस कारण उसके खुद के हाथों में रगड़ लग गई थी। दूसरी तरफ अपने कमरे में अनिशिया की तस्वीर के सामने बैठा अभिमन्यु उसकी गिफ्ट की हुई डायरी में कुछ लिख रहा था। कभी धूप कभी छाँव, ये जिंदगी का भरमाया है।
कोई छोड़ गया है सदा के लिए तो कोई सब कुछ छोड़ आया है, नहीं आसा यहाँ सुकून ए जिंदगी बिताना सबके लिए कि कोई रोता है जिंदगी के लिए तो किसी ने जिंदगी को यूं ही गवाया है। आना जाना तो दस्तूर ए जिंदगी है, मेरी जान जिया वही है जिसने इसका दिया हर गम खुशी खुशी अपनाया है। थॉट्स ऑफ द डे। अभी की आशी अपने ख्यालों को अपनी डायरी में उतारने के बाद अभिमन्यु अनिशिया की फोटो में उसके माथे को चूमते हुए उसे निहार ही रहा था कि तभी उसे बाहर से अपनी मां की आती हुई चीख सुनाई दी। तारांकन CH7 माहिरा की चेतावनी। अब तक आपने पढ़ा। अभिमन्यु अपने रूम में अनिशिया की तस्वीर के आगे बैठा था और तभी उसे उसकी मां की चीख सुनाई दी। अब आगे। जैसे वो अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने सीढ़ियों के पास अपनी मां और माहिरा को खड़े देखा। माहिरा ने इस वक्त ज्योति जी को थामा हुआ था, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो माहिरा ज्योति जी को जानबूझकर सीढ़ियों से गिराने की कोशिश कर रही है। अभिमन्यु दौड़कर उन दोनों औरतों की तरफ आया और माहिरा को धकेलकर अपनी मां से दूर करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मां को हाथ लगाने की भी। माहिरा इतनी तेजी से धक्का लगने के कारण जाकर एक तरफ गिर गई और ज्योति जी ने अभिमन्यु को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, अभी ये क्या तरीका है किसी के साथ बिहेव करने का। वो बेचारी ना जाने कब से तुम्हारी बदतमीजियां सहे जा रही है, तो क्या हर बार तुम अपनी हद ऐसे ही पार करते रहोगे। ज्योति जी इस वक्त बहुत गुस्से में थी और इसलिए अभिमन्यु ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी मां की बाह पकड़ते हुए उन्हें एक तरफ ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज्योति जी ने उसका हाथ दूर झटक दिया और उससे दूर होकर कहा, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो अब तुम मुझसे तब तक बात मत करना जब तक कि तुम माही से माफी नहीं मांग लेते। लेकिन माँ, इसमें मेरी क्या गलती है, उल्टा मैंने तो आपको बचाया है, वरना इस लड़की ने आपको चोट पहुंचाने में तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। अभिमन्यु ने इरिटेट होकर ज्योति जी से कहा। ये सुनकर ज्योति जी हंसते हुए अभिमन्यु का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा, यही तो तुम गलत हो मेरे बच्चे, जरा अपना देखने का नजरिया चेंज करो। अगर अभी माहिरा ने मुझे बचाया ना होता ना तो मैं सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गई होती। अरे मुझे बचाने के चक्कर में तो उस बेचारी के हाथ में भी चोट लग गई और तुम हो कि इसे ही दोष दिए जा रहे हो। लेकिन माँ, अभिमन्यु कुछ बोलने को हुआ पर ज्योति जी उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं अबे। अब मुझसे तभी बात करना जब अपने किए की माफी तुम माहिरा से मांग लो। ज्योति जी लखड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई, लेकिन अभिमन्यु ने एक बार भी पलटकर माहिरा की ओर नहीं देखा और चुपचाप कमरे की ओर चला गया। माहिरा को अब भी मीरा के अंतिम संस्कार में जाने के सिवाय कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। वो किसी तरह इस घर से निकलकर अपनी बहन को आखिरी विदाई देना चाहती थी, लेकिन अभिमन्यु से मिली धमकी के कारण वो घर से एक कदम भी बाहर निकाल पाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो बस वही कॉरिडोर में घूमते हुए कोई चमत्कार होने का इंतजार ही कर रही थी जब अभिमन्यु 2 वीमेंस गार्ड को लेकर उसके पास आया और उन्हें ऑर्डर देकर कहा, इस लड़की ले जाकर बेसमेंट में बंद कर दो और हाँ, मेरे आ जाने तक ये यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए। उन दोनों गार्ड्स ने अभिमन्यु की बात पर सर हिलाया और जबरदस्ती माहिरा को लेकर बेसमेंट की ओर चली गई। माहिरा लगातार उनसे खुद को छोड़ देने को कहती, लेकिन उन दोनों को तो जैसे उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसके बाद अभिमन्यु अपनी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुंबई जाने के लिए निकल गया। ज्योति जी और सुहासिनी जी लाचारी से बेचारी माहिरा के साथ ये सब होते हुए देख रही थी। कल मीरा का अंतिम संस्कार होने वाला था और आज अभिमन्यु का इस तरह से मुंबई जाना उन दोनों को भी रास नहीं आ रहा था, लेकिन अभिमन्यु जैसे तानाशाह को रोकना उनके हाथ में ही नहीं था। उसे अगर इस घर में कोई रोक ही सकता था तो वो थे उसके पिता और छोटा भाई अर्जुन, जो कि पहले ही किसी अर्जेंट बिजनेस मीटिंग के लिए लंदन गए हुए थे। और रही बात उसके दादा की, तो वो अपने सत्संग में ही ज्यादा लीन रहते थे और पिछले 2 दिन से वो वापस ही नहीं आए थे। अगले दिन सुबह माहिरा के घर पर अभी भी मातम का ही माहौल था और मीरा की अर्थी उठने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन अंजलि जी अभी भी इसी उम्मीद में थी कि माहिरा बस आती ही होगी। आयुषी जी उनके पास आई और कंधे पर हाथ रखते हुए दुखी होकर कहा, दीदी, मैं जानती हूँ कि आप माही का वेट कर रही हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो नहीं आ पाएगी। अगर उसे आना होता तो वो कब की यहाँ आ गई होती। ये सुनकर अंजलि जी का चेहरा मुरझा गया था। उन्होंने घर के एंट्रेंस की तरफ देखकर कहा, मैं मेरी माही को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो जरूर आएगी, तुम देख लेना। वो मीरा नहीं है जिसे उस कमीने ने इतनी आसानी से जलाकर मार दिया और वो मर भी गई। वो माहिरा है, माहिरा। मरने से पहले उसके खानदान के कितने लोगों को चिता वो खुद अपने हाथों से बना देगी, ये तो अभिमन्यु मेहरा कभी सोच भी नहीं पाएगा। तभी कौशल जी अंजलि जी को डांटते हुए बोले, अगर अपनी लाडली की राह तक ना हो गया हो तो हम मीरा की अर्थी उठा रहे हैं। अगर तुम्हारे इंतजार में रहे ना तो कल का दिन भी यूं ही निकल जाएगा।
अंजलि जी को अपने पति पर बहुत गुस्सा आया और वो उन्हें जवाब देते हुए कहा, आपको बहुत पता है मेरी बेटी के बारे में। कौशल जी उनके मुंह से मेरी बेटी शब्द सुनकर चौंक गए और अंजलि जी की बाह पकड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने, मेरी बेटी? इसका क्या मतलब हुआ? तुम जरा मुझे बताने का कष्ट करोगी क्या? ये सुनकर अंजलि जी बेरुखी से बोली, इसका एक ही मतलब है कि वो आपकी बेटी नहीं है। अगर होती ना तो उसके गुनाहगार को सजा दिलाने के लिए आप जमीन आसमान एक कर देते, लेकिन नहीं, आप तो उल्टा उसके कातिल के सामने सर झुकाए खड़े रहे बस। नहीं तो और मैं क्या करता, तुम ही बताओ। तुम क्या चाहती हो कि मीरा की गलती की वजह से अपने पूरे परिवार को खत्म होते हुए देखता? कौशल जी ने नाराज होकर कहा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है पापा कि वो हमारे परिवार को इतनी आसानी से खत्म कर सके। अंजलि जी और कौशल जी की लड़ाई के बीच माहिरा की मजबूत आवाज वहां गूंजी। इस वक्त अंजलि जी के साथ साथ पूरा घर माहिरा को यहाँ देखकर सन्न रह गया। आयुषी जी दौड़कर माहिरा की तरफ गई और उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए पूछा, माही तू आ गई बेटा? लेकिन कैसे? अभिमन्यु ने तुझे यहाँ आने कैसे दिया? माहिरा ने उनके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, एसीपी माहिरा कोई शीशे की गुड़िया नहीं है मासी, जिसे वो अभिमन्यु मेहरा जहाँ चाहे वहाँ रखेगा और वो रह जाएगी। बल्कि एसीपी माहिरा एक ऐसी बिन बुलाई मुसीबत है जिसे आपने एक बार गले से लगा लिया तो ताउम्र के लिए वो आपके गले का फांस बन जाएगी। उसके बाद माहिरा ने एक नजर मीरा को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने भावनाओं को संयत करते हुए कहा, मीरा दी का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों से होगा। जिसने उनकी मान भरी थी वही उनकी चिता को मुखाग्नि भी देगा। आप लोग दी को लेकर शमशान चलिए, वहाँ आपके पूजनीय दामाद अपने खानदान के साथ पहले ही दी के अंतिम संस्कार के लिए पहुँच गए हैं। माहिरा जब सबसे अपनी बात कह ही रही थी कि उसी बीच अंजलि जी की नजर उसकी बाह में लगी चोट पर गई तो उन्होंने माहिरा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, और ये सब करने में तुम्हें किन बदसलूकियों से गुजरना पड़ा होगा वो मैं तुम्हारा ये घाव देखकर अंदाजा लगा सकती हूँ। इस पर माहिरा ने मुस्कुराकर कहा, अगर अपने परिवार के लिए मुझे ऐसी बदसलूकी से हर बार गुजरना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी को भी अपने परिवार सितम करने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अंजलि जी को अपनी बेटी के दृढ़ इरादे पर बहुत गर्व तो हुआ, लेकिन उसकी बाह में लगी चोट देखकर उनका दिल बैठ गया था। जल्द ही मीरा की अर्थी पर शमशान ले जाया गया। जब खन्ना परिवार वहां पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर तो वो लोग खुद भी दंग रह गए, क्योंकि वहां और कोई नहीं बल्कि खुद अभिमन्यु खड़ा था, वो भी पूरे मेहरा खानदान के साथ। बस वहां पर अगर कोई नहीं था तो वो थे अभिमन्यु के पिता चिराग जी और उसका छोटा भाई अर्जुन। माहिरा की कही बात बिल्कुल सच साबित हुई थी। अभिमन्यु वहाँ वाकई में अपने खानदान के साथ पहले से मौजूद था। अभिमन्यु माहिरा को ही बुरी तरह से घूरे जा रहा था, लेकिन माहिरा ने एक बार भी उसकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा और अपनी रोती बिलखती माँ को चुप कराने में ही लगी रही। बस अभिमन्यु का चेहरा देखकर ही कोई भी उसके गुस्से का अंदाजा लगा सकता था, क्योंकि आज पहली बार किसी ने अभिमन्यु की इच्छा के विरुद्ध उससे वो काम करवा लिया था जो वो मरते मर भी जाता तो भी ना करता। अभिमन्यु के दादा उसके पास आए और भारी मन से बोले, अभी मेरे बच्चे, अब और तकलीफ ना दो बहू की मिट्टी को। कब तक इस तरह से बुत बने खड़े रहोगे? अभिमन्यु इस वक्त चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि देश भर की मीडिया और काफी नामी लोग भी इस तरह से उसकी पत्नी के मरने की खबर सुनकर वहां पहुंच चुके थे, और सबके बीच वो अपनी असलियत तो किसी भी कीमत पर नहीं लाना चाहता था। सबसे ज्यादा तो उसे ये देखकर हैरानी हो रही थी कि वो तो हर पल ही माहिरा पर नजर रखे हुए था, तो फिर कब उसकी नाक नीचे से वो इतना बड़ा खेल खेलने में कामयाब हो गई थी। वहां आए सभी लोग इस दुख की घड़ी में अभिमन्यु को हौसला रखने का दिलासा दे रहे थे, जबकि अभिमन्यु तो मन ही मन माहिरा को भी चिता पर लेटाने का प्लान बनाने में लगा हुआ था। अभी मीरा के अंतिम संस्कार की रीत शुरू हुई ही थी कि जैगुआ आकर उसी शमशान के बाहर रुकी और उसमें से एक लड़की धड़धड़ाते हुए बाहर आई और जल्दी से चलकर अभिमन्यु की ही तरफ आने लगी। उस लड़की को कुछ अजीब से इमोशंस अपने चेहरे पर लेकर अभिमन्यु की तरफ आते देख माहिरा ने पास खड़ी अभिमन्यु की मां ज्योति जी से पूछा, आंटी ये कौन है? और कौन होगा? हमारी सारी मुसीबतों की जड़ और उस किन्नर निश्या की छोटी बहन तन्वी है। इसी ने उस निश्या के मरने के बाद हमारे अभय का दिमाग इस हद तक खराब कर दिया कि उसने बेचारी तुम्हारी बहन को जान से ही मार दिया। ये सुनने के बाद माहिरा जाकर जल्दी से तन्वी के रास्ते में खड़ी हो गई, जिससे तन्वी इस वक्त तो चाहकर भी अभिमन्यु के पास ना जा पाए और यहाँ कोई बखेड़ा ना खड़ा हो। तन्वी ने जलती लौसी अपनी आंखों से माहिरा की तरफ देखने लगी तो माहिरा ने उसके कान के पास जाकर कहा, देखो एक बात जान लो, यहाँ पर तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ क्या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मेरी बहन और माँ का बेशक ही इन सबसे कोई लेना देना ही नहीं होगा।
इसलिए यहाँ मेरी दी के अंतिम संस्कार में कोई बखेड़ा खड़ा करने के बारे में तो सोचना भी मत। और अगर तुमने ऐसा करने की यहाँ कोशिश भी की तो अगर मैं इस घमंडी इंसान को मजबूर करके अपनी बहन की चिता को आग देने के लिए यहाँ ला सकती हूँ ना, तो मैं तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो जाओ, जाकर इज्जत से एक साइड में खड़ी हो जाओ, वरना तुम्हारी इज्जत अफजाई करने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगने वाला। वो कहते हैं ना पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, तो बस समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। माहिरा की ये धमकी सुनकर फिलहाल के लिए तन्वी को पीछे हटना पड़ रहा था, लेकिन पीछे हटते हुए उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे उन्हें देखकर माहिरा को समझ में आ रहा था कि ये लड़की एक ऐसी मुसीबत है जो ना निली जाएगी ना उगली जाएगी। जबकि दूर खड़ा अभिमन्यु माहिरा को तन्वी के कानों में कुछ कहते हुए देख सकता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो माहिरा को उसकी औकात कैसे याद दिलाए, और सबसे जरूरी बात कि आखिर उसने किस तरह से उसके पिता से कांटेक्ट करके उसके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया था, क्योंकि इसे तो उसने बेसमेंट में लॉक करवा दिया था ना। चैट माहिरा मीरा की तरह कमजोर नहीं। जल्द ही मीरा का अंतिम संस्कार कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीरा को अभिमन्यु की सुहागन की तरह पूरी इज्जत और सम्मान के साथ इस दुनिया से विदा किया गया। दिल्ली की मीडिया में एक बार फिर चर्चा गर्म थी। पहले अभिमन्यु की तथाकथित गर्लफ्रेंड अनिशिया मौत, और अब शादी की दूसरी रात ही उसकी पत्नी मीरा की जलकर मौत। इन दोनों मौतों में काफी बातें सिमिलर थी, जैसे कि अभिमन्यु एक का होने वाला पति था तो एक का हो चुका पति था। दोनों ही एक ही तरह से जलकर मरी थी और दोनों से ही जुड़ा कोई भी विवाद किसी को पता तक नहीं था। जहां अनिशिया एक जर्नलिस्ट थी तो वहीं मीरा एक कॉलेज में फिजिक्स की प्रोफेसर। मेहरा खानदान मीरा खन्ना के खानदान को सालों से जानता था और दोनों ही फैमिलीज के आपस में रिलेशन भी बहुत अच्छे थे। इन सब में बस अनिशिया ही थी जो काफी दूर की थी। कोई कहता कि इन सब मौतों के पीछे मेहरा खानदान की कोई बड़ी साजिश हो सकती है, लेकिन उनमें से किसी में भी कभी इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो ये सब खुलकर मीडिया के सामने कह सके। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ तो वो थे अभिमन्यु के विद्रोही और उसके साथी साइंटिस्ट, जिन्हें अभिमन्यु और उसकी रिसर्च दोनों से ही सख्त नफरत थी। और हो भी क्यों ना, वो लोग इस फील्ड में लंबे समय से थे, लेकिन अभिमन्यु वो तो आते ही छा गया था। दुनिया उसे जहां एक महान बिजनेसमैन के तौर पर जानती थी, जिसकी बदौलत उनके घर के चूल्हे जलते थे, तो काली दुनिया में लोग उसे शैतान के नाम से भी जानते थे, जो कि अपना धंधा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। शायद ये भी एक वजह रही थी उसके कम समय में ही इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाने में। मीरा का क्रियाक्रम करके आने के बाद अभिमन्यु अभी तक अपने बाथरूम से बाहर नहीं आया था। पहली बार किसी ने उसके अहम को इतनी बुरी तरह से ठेस पहुंचाई थी। जब काफी देर बाद अभिमन्यु फाइनली बाथरूम से बाहर आया तो तन्वी उसके बेडरूम में उसी का इंतजार कर रही थी। उसके बाहर आते ही वो अभिमन्यु पर बरसना शुरू कर दिया। तन्वी ने नाराज होते हुए अभिमन्यु से कहा, आपने वादा किया था कि आप उस मीरा की लाश को हाथ तक नहीं लगाएंगे, लेकिन आप तो उसका पूरा क्रियाक्रम ही करके आ गए और अंत समय में आपने उसकी मान तक भर दी। आप शायद भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ मिस्टर मेहरा, कि मेरी बहन अपनी मांग में आपके नाम का सिंदूर भरने की चाह रखते हुए मर गई, और उस वक्त भी जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा था तब आप किसी और की मांग में उसके हिस्से का सिंदूर डाल रहे थे, और मेरी बहन को बेइज्जत ही इस दुनिया से जाना पड़ा, और जिसे असल में बेइज्जत होना चाहिए था वो आज भी सारे जमाने के सामने बहुत ही इज्जत और मान सम्मान के साथ विदा की गई। मुझे समझ में नहीं आता मिस्टर मेहरा, ये पूरी दुनिया जो आपको इतना इज्जतदार पावरफुल इंसान कहती है वो महज कोरी बकवास है और कुछ नहीं है। तो अब भी आप अपने माता पिता की उंगली पकड़कर चलने वाले उनके छोटे से बेटे ही ना, जो आज भी इतना छोटा है कि उसके माता पिता ने उसकी गर्लफ्रेंड से हो रही उसकी शादी तोड़कर किसी और से करवा दी, और वो कुछ करना तो दूर कुछ कह भी नहीं पाया। ये सब सुनकर अभिमन्यु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर इस वक्त उस जगह अनिशिया की छोटी बहन की जगह कोई और खड़ा होता ना, तो निश्चित ही अभिमन्यु उसकी गर्दन तोड़ चुका होता। फिलहाल तो वो अपने हाथ में पकड़े हेयर ड्रायर को धोने में बिजी था। जब काफी देर तक भी अभिमन्यु ने तन्वी को कोई जवाब नहीं दिया तो तन्वी को और हौसला बढ़ और वो अकड़ कर चलते हुए अभिमन्यु के सामने गई कर अपना हक जताने और हिम्मत दिखाने के लिए उसने अभिमन्यु की कॉलर पकड़कर कहने लगी, अब तुम्हें साबित करना होगा अभिमन्यु मेहरा कि तुम कितने हिम्मत वाले हो या नहीं, और इसके लिए तुम्हें इस माहिरा को खत्म करना होगा, वो भी आज ही की रात। लेकिन क्योंकि तन्वी ने अभिमन्यु पर हक जताने के नशे में उसकी इज्जत उसकी कॉलर पकड़ ली थी, तो अभिमन्यु का दिमाग एकदम से ही सन रह गया था और उसने आप देखा ना ताव तन्वी को खुद से दूर फेंक दिया। तन्वी इतनी जोर से जाकर गिरी कि उसके सर में बेड का कोना लग गया और माथे से खून निकल आया।
अभिमन्यु इससे पहले कि अपनी हरकत पर रिएक्ट भी कर पाता कि उससे पहले ही दरवाजे से लगकर खड़ी माहिरा सीटी बजाते हुए अंदर आई और तन्वी के सामने खड़ी होकर बोली, तुम मिस तन्वी बत्रा, आपको अब इज्जत और बेइज्जती का मतलब समझ में आ ही गया होगा ना। और तुम ये भी समझ गई होंगी कि ये असल में उसी को मिलती है जो इसे डिजर्व करता है, ये हर एरेगेरे को नसीब नहीं होती। तन्वी गुस्से में माहिरा को थप्पड़ मारने को हुई, लेकिन माहिरा ने तन्वी का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और कहा, मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना तन्वी। क्योंकि तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जिसके दम पर तुम इतना उछल रही हो ना, फिलहाल तो मैंने उसकी भी बजा रखी है, तो ज्यादा इतराओ मत। जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि अगर मैंने सीनियर मेहरा को यहाँ बुला लिया ना तो उनकी परमिशन के बिना तुम्हारे इस घर में आने पर तुम्हारे इस प्यारे से दोस्त अभिमन्यु मेहरा का क्या होगा वो तुम लोग खुद देख लेना। अभिमन्यु तन्वी को धमकाती माहिरा का चेहरा बहुत गौर से देखते हुए मन ही मन सोच रहा था कि आखिर इसे कैसे पता चल गया कि अगर वो उसके पिता चिराग को इन सब में इन्वॉल्व करेगी तो अभिमन्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके बाद अभिमन्यु ने एक गहरी सांस ली और सोचने लगा, अब जो होना था सो हो गया, लेकिन उसे अब पहले उस भेदिये का पता लगाना था जिसने इस भीगी बिल्ली की मदद करके इसे शेरनी की तरह दहाना सिखा दिया था। अभिमन्यु जल्दी से तन्वी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर खड़ा करते हुए उससे कहा, अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ तन्वी, हम बाद में सोचेंगे कि इसका क्या करना है। तन्वी माहिरा से इतना चिढ़ गई थी कि वो लगभग अभिमन्यु पर चिल्लाते हुए कहा, बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं। उसे इस तरह चिल्लाते देखकर अभिमन्यु उसे खींचता हुआ खिड़की के पास ले गया और उसका मुंह दबाते हुए उससे कहा, क्योंकि ये मीरा की तरह कमजोर नहीं, और दूसरी बात, अगली बार मुझ पर इस तरह चिल्लाने की गलती मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम अनिशिया की बहन हो। उसके बाद अभिमन्यु ने उसे खिड़की से बाहर धक्का दे दिया, जबकि उसके पीछे खड़ी माहिरा बहुत ही घमंड से हाथ बांधे खड़ी मुस्कुरा रही थी। तन्वी के वहां से जाने के बाद अभिमन्यु एक गहरी सांस लेते हुए माहिरा की तरफ मुड़ गया और उसके कंधे कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम क्या तुम्हें अपनी आजादी प्यारी नहीं है? मेरे खानदान के यहाँ होने का फायदा नहीं उठाओगी तुम? जाओ, भागो यहाँ से, भागो मुझसे दूर और दूर, पर बस तब तक के लिए जब तक कि तुम्हारी बहन की मौत का मातम बनाने का ये ड्रामा खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद ना तो ये लोग यहाँ होंगे और ना ही तुम इस तरह आजाद घूम रही होंगी। तो अभी के लिए दफा हो जाओ यहाँ से, वरना पता नहीं मैं इस बंद कमरे में तुम्हारे साथ क्या कर जाऊँ। माहिरा अभिमन्यु की धमकी के बाद भी वहाँ से 1 इंच तक नहीं हिली और वहीं खड़े खड़े मुस्कुराते हुए उसने अभिमन्यु से कहा, तो करो ना, क्या करना चाहते हो तुम। अभिमन्यु ने माहिरा की तरफ नजरें उठाकर देखा तो ये लड़की उसे सीधे सीधे ललकारने की हिम्मत कर रही थी। क्या सच में उसे अपनी जान जरा भी प्यारी नहीं थी? माहिरा का ये अक्खड़ रवैया अभिमन्यु को और भी ज्यादा चिढ़ा रहा था। ना जाने इस पल में उसे क्या ही हुआ कि उसने माहिरा का चेहरा दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और उसे उसकी जगह से थोड़ा ऊपर उठा दिया और जल्दी से उसे किस करके दूर उसे एक तरफ धकेलकर मुस्कुराने लगा। माहिरा को यही तो चाहिए था। उसने अभिमन्यु को और भी बुरी तरह से अपनी बाहों में भर लिया और बदले में वो भी उसे किस करने लगी। अभिमन्यु उसका ये रूप देखकर हैरान रह गया था। उसने तो सोचा था कि आज वो इस तरह यहाँ पर माहिरा को किस करके उसे इंसल्ट करेगा और 4 बातें सुनाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत अब तो उसे खुद ही इंसल्ट और धोखे जैसा फील हो रहा था। उसे लगने लगा था कि उसने अनिशिया के साथ किया अपना वादा तोड़ दिया है और आज उसने पहली बार किसी और लड़की को छू लिया है। उसने गुस्से में माहिरा को खींचते हुए खुद से अलग किया और एक तरफ हट गया। माहिरा की सांसें भी अब तक फूलने लगी थी और इसलिए अभिमन्यु से अलग होते ही वो जोर जोर से सांस लेने लगी। जब वो कुछ नॉर्मल हुई तो एक लंबी चौड़ी स्माइल के साथ उसने अभिमन्यु से कहा, क्या हुआ, अब ये नहीं चाहिए महान मिस्टर मेहरा को? अभी तो बड़ी शिद्दत से चूम रहे थे वो मुझे। एक मिनट, कहीं मिस्टर मेहरा को अपनी अनिशिया को दिया वादा याद तो नहीं आ गया कि वो उसके सिवा किसी लड़की को हाथ नहीं लगाएंगे? उफ, अब क्या होगा, क्योंकि जनाब आपकी भीष्म प्रतिज्ञा मैंने भंग कर दी है। अभिमन्यु ने इतना सुनते ही माहिरा की गर्दन पकड़ ली और उसे हल्के से दबाते हुए कहा, आशी का नाम तो तुम गलती से भी अपनी गंदी जुबान पर मत लाना, वरना मेरी बेचारी आशी अपवित्र हो जाएगी। कोट, तो फिर तुम उसका नाम कैसे ले सकते हो मिस्टर मेहरा? माहिरा ने पलटवार किया तो अभिमन्यु को समझ में नहीं आया। तो माहिरा ने एक बार फिर से अपनी बात समझाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने खुद ही तो अपनी पवित्र जुबान मेरी अपवित्र जुबान से मिलाई थी, तो हो गई ना तुम्हारी जुबान भी अपवित्र। अब अगर तुम इस जुबान से अपनी आशी का नाम लोगे तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो बेचारी अपवित्र हो जाएगी?
ये सुनकर अभिमन्यु का हाथ माहिरा की गर्दन से हट गया और उसने एक जोरदार पंच गुस्से में दीवार में दे मारा और उसके बाद माहिरा को धमकाते हुए कहा, लिशन, मेरे सामने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात मेरी जुबान के अपवित्र होने की, तो मैं उसे पवित्र भी कर ही लूंगा, लेकिन दोबारा मेरी आशी का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। देखिए, आपने अभी तक अपनी जुबान पवित्र नहीं की और आप अनिशिया का नाम फिर से पुकारने लगे। माहिरा अभिमन्यु को चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु उसकी तरफ बढ़ा तो माहिरा जल्दी से पीछे हटते हुए फिर से उसे चिढ़ाते कहा, अभी तो आपका भी मुंह अपवित्र है ना, तो आपको भी अपनी अनिशिया का नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन आप लेकर उसे गंदा कर ही रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी ले लूं, और बाद में तो आप एक साथ ही पवित्र कर ही देंगे ना सब कुछ। माहिरा जानबूझकर बार बार अनिशिया का नाम जोर देकर ले रही थी और इसी बात से अभिमन्यु बहुत ज्यादा चिढ़ भी गया था। वो अनिशिया के पीछे उसे सबक सिखाने के लिए भागा और माहिरा मेन गेट की तरफ भागी, लेकिन उसके दरवाजे के बाहर निकलने से पहले ही अभिमन्यु ने उसके बालों को पकड़ लिया था। अभी वो माहिरा को खींचकर वापस अपनी तरफ लाता कि उससे पहले ही कमरे का दरवाजा बाहर की तरफ से खुल गया और अभिमन्यु के पिता और छोटा भाई अर्जुन अंदर आ गए। ये देखकर अभिमन्यु ने झटके से माहिरा के बालों से अपना हाथ हटा लिया, लेकिन तब तक चिराग जी की नजर उसकी हरकत पर पड़ चुकी थी। उन्होंने अभिमन्यु पर हल्का गुस्सा करते हुए कहा, अभी बिहेव योरसेल्फ। ये आखिर किस तरह का बर्ताव कर रहे थे तुम माहिरा के साथ? तुमसे तो मुझे इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी। अभिमन्यु ने अपने पिता की डांट सुनकर अपना सर झुका लिया तो माहिरा उसका पक्ष लेते हुए बोली, नहीं अंकल, आप प्लीज जीजू को मत डांटिए, क्योंकि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। अब देखिए, अभी 2 दिन पहले ही तो इनकी शादी हुई थी ना, और कल इनकी होने वाली दुल्हन की मौत हो गई। जीजू ना थोड़े सदमे में थे, तो मैं बस इनका मूड हल्का करने की कोशिश कर रही थी ताकि इन्हें दुख ना हो, ये ज्यादा रोए नहीं। पर शायद मैंने इन्हें कुछ ज्यादा ही इरिटेट कर दिया। CH9 माहिरा की चाल हुई कामयाब। माहिरा को चिराग जी के सामने अपनी फिक्र का झूठा नाटक करते देखकर अभिमन्यु उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाउ स्वीट माही, तुम मेरे बारे में इतना सोच रही हो, मुझे तो इसका पता भी नहीं था। वेल, तुम्हारे इस कंसर्न के लिए थैंक्स, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी को भी तुम्हारी इन बनावटी बातों को सुनने में कोई दिलचस्पी है। तो एक काम करो, अपनी तशरीफ उठाओ और चुपचाप जाकर मेहमानों के कमरे में अपनी मेहमान नवाजी कराओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी ये शक्ल और आवाज अब बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है। अभिमन्यु ने ये कहा तो माहिरा ने अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल लाते हुए चिराग जी की तरफ देखकर कहा, बेशक आपको तो इरिटेशन होगी ही ना, क्योंकि आपको डर है कि कहीं आपका सीक्रेट किसी के सामने खुल ना जाए। माही की इस बात पर अभिमन्यु उससे कुछ कह भी पाता कि तब तक चिराग जी बीच में ही बोल पड़े, सीक्रेट? कैसा सीक्रेट? क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो अभिमन्यु? माहिरा को बस इसी का इंतजार था और उसने अभिमन्यु को आंखें मटकाते हुए देखा, तो जिसका मतलब अभिमन्यु के लिए था कि तुम चाहे अपने घर वालों के सामने मेरा जितना मुंह बंद करवाने की कोशिश कर लो अभिमन्यु मेहरा, लेकिन मैं इतनी आसानी से खामोश होने वाली इंसान तो बिल्कुल नहीं हूँ। माही को खुद को इस तरह से देखते देखकर अभिमन्यु ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया तो माहिरा ने कहा, बात ऐसी है अंकल की जीजू मुझे इसलिए यहाँ से भगाना चाहते हैं कि इन्हें डर है कि मैं आप लोगों को इनका सच बता दूंगी। अरे लेकिन हम वही तो पूछ रहे हैं ना कि कौन सा सच, कौन सा सीक्रेट, कोई हमें कुछ बताएगा या तुम दोनों बस पहेलियां ही बुझाते रहोगे? चिराग जी को इस बार थोड़ा गुस्सा आ गया था। माही ने कहा, बात दरअसल ये है अंकल की जीजू को भी यही लगता है कि मीरा दी की मौत कोई हादसा नहीं थी बल्कि उनका मर्डर किया गया है, लेकिन ये जानबूझकर आपके सामने इस तरह अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर आप या बाकी घर वालों के सामने इन्होंने ये बात जाहिर की तो पता नहीं आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, और इसीलिए जीजू मुझे घर से भगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी को भी इनकी मीरा दी की मौत को लेकर जो सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में किसी को कुछ पता न चल जाए। माहिरा की बात सुनकर चिराग जी ने गुस्से में अभिमन्यु की तरफ देखा तो अभिमन्यु ने माही की बात को सिरे से नकारते हुए कहा, ये सब सच नहीं है पापा, ये लड़की बस कहानियां बना रही है और कुछ नहीं। आप प्लीज इसकी बात का विश्वास मत कीजिए, और अगर ये सब सच है भी तो भाई इसमें दिक्कत ही क्या है? मेरे ख्याल से आपको ये बात हमें पहले ही बता देनी चाहिए थी। अगर आपने ऐसा किया होता तो शायद हम लोग भी आपके साथ कोऑपरेट करते भाई। अर्जुन ने माहिरा का समर्थन करते हुए कहा। तो अभिमन्यु को अब इस घर में रुकने की माहिरा को चाल कामयाब होती नजर आ रही थी। उसने तुरंत पलटी मारी और जानबूझकर माही की कही बात को एक्सेप्ट करते हुए कहा, ओके आई एम सॉरी, इट्स माय मिस्टेक।
तो अब मैं गलती सुधारते हुए एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, मैं मीरा की मौत की सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन खुद ही कर रहा हूँ, तो अब इस लड़की की हमारे घर में कोई जरूरत नहीं है। तो क्या अब आप लोग इसे यहाँ से जाने के लिए कहेंगे? माहिरा बहुत अच्छे से जानती थी कि जिस इंसान ने उससे जबरदस्ती शादी करके उसे अपने इस बड़े से महल जैसे घर में कैद किया है, वो अब उसे यहाँ से क्यों भगा रहा है। लेकिन माही भी कहाँ मानने वाली थी। अभिमन्यु को घूरते हुए माही ने खुद से कहा, बस यही है, अभिमन्यु, मेहरा ने अपनी कमजोरी तेरे हाथ में दे दी है माही, इसका इस्तेमाल कर, बखूबी कर। ये आदमी अपने 40% शेयर के लालच में तेरी और अपनी शादी का सच बाहर ना जाए, इसलिए तुझे इस घर से भगा रहा है, और एक बार जब अंकल चिराग यहाँ से चले जाएंगे तो ये फिर से तेरे साथ वही सब दोबारा करेगा। तो अभी ये तेरा गोल्डन चांस है, तू किसी भी कीमत पर इस चांस को मत जाने दे और कस दे इसकी नाक में नकेल। चिराग जी जैसे ही अभिमन्यु की बात से सहमत होकर माही से कुछ कहने ही वाले थे कि तभी माही ने कहा, हाँ लेकिन जीजू, यहाँ बात केवल और केवल आपकी पत्नी की नहीं है। आपकी पत्नी मेरी बहन भी थी और इस नाते से मुझे यही रुकना है। सॉरी टू से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस केस में कोई फेयर डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि इस घर में रहने वाले सभी लोग आपके अपने हैं, और खुदा ना खास्ता कि आप मेरी दी के कातिल तक पहुंच भी गए तो क्या भरोसा आप लोगों का कि आप अपने उस फैमिली मेंबर को बचाने के लिए सारे सबूत ही छुपा दे और ये साबित कर दे कि मीरा दी के साथ जो हुआ वो महज एक हादसा था। तो क्या कर लेंगे हम लोग। इसलिए आप चाहे या ना चाहे, लेकिन मैं यहीं इसी घर में रहूंगी, वो भी तब तक जब तक मैं अपनी बहन के असली कातिल तक नहीं पहुंच जाती। माहिरा का ये तर्क इतना दमदार था कि अभिमन्यु के हाथों की मुट्ठियां कस गई थी और माही कनखियों से उसकी तरफ देखते हुए उसकी फूलती सांसों को महसूस कर सकती थी। चिराग जी के पास भी अब माही को वहां से जाने के लिए कहने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो डेफिनेटली माही ने इनडायरेक्टली उन लोगों पर ये आरोप तो पहले ही लगा दिया था कि मेहरा फैमिली अपने फैमिली मेंबर को बचाने के लिए खन्ना फैमिली से विश्वासघात कर सकती है। माहिरा के अपनी बात रखने के बाद कुछ देर के लिए उस कमरे में सन्नाटा छा गया था और किसी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। तो अभिमन्यु ने अपनी चुप्पी तोड़कर माहिरा से कहा, ठीक है, अगर दोनों परिवारों के सालों के रिलेशन के बाद भी तुम्हारी फैमिली को ऐसा लगता है कि हम लोग अपने परिवार के उस सदस्य को बचाने के लिए तुम लोगों के साथ विश्वासघात कर सकते हैं तो तुम शौक से रुक सकती हो यहाँ। अभिमन्यु ने इस तरह से माहिरा को इस घर में रुकने देने की बात कहकर माहिरा की सोच पर सवाल उठाने के अंदाज पर चिराग जी को आज एक बार फिर से अपने बेटे की हाजिरजबावी पर बेहद नाज हो रहा था। उन्होंने गर्व से अपना सर उठाया और माहिरा से बोले, हमारे ख्याल से अभिमन्यु सही कह रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि वाकई में इस घर के किसी सदस्य ने तुम्हारी बहन को मारा है और हम लोग उसे बचाने के लिए सबूत मिटा सकते हैं तो तुम शौक से रुक सकती हो यहाँ। मुझे लगता नहीं है अंकल, बल्कि मुझे पता है कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। इसलिए तो अपने परिवार की झूठी शानो शौकत की आड़ में आप लोगों ने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर मेरी दी के साथ वो हादसा हुआ तो हुआ कैसे। और तब पर भी हद तो तब हो गई जब मेरी बहन की डेड बॉडी आप ही के घर में पड़ी थी और आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी ने भी आपको इस बारे में बताना तक जरूरी नहीं समझा। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप लोग बिजनेसमैन फैमिली से हैं और आप लोगों का टाइम बहुत कीमती होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप ही के घर में आपकी बहू की मौत हो जाती है और आपको इस बारे में बताया नहीं जाएगा। बस बहुत हुआ है, खबरदार जो तुमने एक बार और मेरे परिवार पर उंगली उठाने की कोशिश की तो। अभिमन्यु ने माहिरा पर चिल्लाते हुए कहा, मुझ पर ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मिस्टर अभिमन्यु मेहरा। बात तो तब होती जब आप लोगों ने मेरी बहन की मौत ना होने दी होती, लेकिन वो बेचारी अपनी शादी के दूसरे दिन ही मारी गई और सबसे बड़ी बात कि किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चला। चलो माना कि इस घर के कमरे साउंड प्रूफ हैं और किसी के कानों तक भी उसकी चीख नहीं पड़ी, लेकिन फायर अलार्म वो तो आपके घर के हर कोने में लगे पड़े हैं, तो उनका क्या करोगे तुम? कोई जवाब है आप लोगों के पास? माहिरा ने अपने सामने खड़े तीनों आदमियों की तरफ देखकर पूछा। तो इस बार कोई भी कुछ कह नहीं पाया तो अर्जुन ने आगे आकर माही को समझाते हुए कहा, माही प्लीज तुम इस तरह से बात करो, तुम्हारे बात करने की टोन से तो साफ साफ ऐसा लग रहा है कि तुम्हें हमारे पूरे परिवार पर शक है और इसलिए तुम बार बार भाई के हाथों जलील होने के बाद भी यहाँ से नहीं जा रही हो। अरे वाह जूनियर मेहरा, आपको समझ में आ गया कि मैं यहाँ से क्यों नहीं जा रही हूँ, तो अच्छी बात है। और यही बात अपने भाई और पापा को भी समझा दीजिए कि जब तक मेरी दी के केस की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी, फिर चाहे जो हो जाए। माहिरा ने अपने एक एक शब्द पर काफी जोर देकर कहा था। तो चिराग जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम रह सकती हो यहाँ पर, लेकिन जिस दिन तुम्हारी तहकीकात खत्म हो जाएगी उसी दिन चली जाना हमारे घर से।
क्योंकि तुमने ऐसी बातें बोलकर हमारे पारिवारिक रिश्तों को पहले ही खराब कर दिया है। उसके बाद चिराग जी ने एक नज़र अभिमन्यु को देखा और फिर अर्जुन के साथ वहां से जाने के लिए मुड़ गए। उन दोनों के वहां से जाते ही अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए ताली बजाई और माहिरा के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा एसीपी खन्ना, कमाल की एक्ट्रेस हैं आप तो। क्या सर्राटे से झूठ बोला आपने मेरे डैड के सामने? खैर ये बात तो आपकी माननी पड़ेगी एसीपी की आप पत्नी बहुत आज्ञाकारी हैं और अपने पति की बात का मान रखना आपको बहुत अच्छे से आता है। तो ये सुनकर माही ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मान तो रखना ही पड़ेगा ना मुझे अपने प्यारे पतिदेव का, क्योंकि एक दिन इन्हें थाने ले जाकर उनकी मानहानि भी तो मुझे ही करनी है। माही ने बेशक ये कह तो दिया था, लेकिन उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अपनी शादी को अपने डैड के सामने हाइड रखने के लिए अब तक उसे घर से भगाने की तमाम कोशिश करने वाला ये इंसान अचानक से क्यों उसे ये शाबाशी क्यों दे रहा है, और उसने कौन सा इस आदमी की किसी बात का मान रखा था जो ये इस तरह फूला नहीं समा रहा है। बल्कि उसने तो उल्टा इस आदमी की बात ना मानकर उसे ऑफेंड ही किया था, तो फिर वो उसे आखिर किस बात की शाबाशी दे रहा था। जहां माहिरा एक तरफ अपने ख्यालों में गुम थी, वहीं अभिमन्यु ने उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा, लगाओ जितना दिमाग लगा सकती हो एसीपी, लेकिन तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आएगा कि मैंने ये सब करके तुम्हारे परिवार के लिए अपने डैड के मन में एक खटास पैदा कर दी है। तुम्हें बड़ा शौक था ना अपनी बहन की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने का, तो करो, लेकिन उसकी आड़ में मैं तुम्हारे डैड और अपने डैड की बचपन की दोस्ती को जलाकर खाक कर दूंगा, जैसे तुम लोगों ने मेरे अरमानों को खाक किया है। और एक बार तुम्हारे परिवार से जैसे ही मेरे डैड का सपोर्ट हटा, उसके बाद तुम देखो कि मैं तुम्हारे खानदान की क्या हालत करता हूँ। वेल डन अभिमन्यु मेहरा, इसे कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना। कल तक तुम्हें इस बात का डर था कि अगर तुम्हारे डैड के सामने इसके साथ तुम्हारी शादी का सच आ गया तो तेरे 40% शेयर तो गए, लेकिन अब तो ये गई। जहां एक तरफ माहिरा अभिमन्यु की इस हरकत का रीजन समझने की कोशिश कर रही थी और अभिमन्यु उसे दिमागी घोड़े दौड़ाते देखकर अपनी जीत का जश्न मना ही रहा था कि तभी फिर एक बार उसके कमरे का दरवाजा खुला और अर्जुन भीतर आ गया। अर्जुन ने आते ही माहिरा से कहा, वेल मैं तुम्हारी कही किसी बात का भरोसा तो नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम्हें विश्वास है कि हमारे घर में तुम्हारी दी का खून हुआ है तो उसके लिए तुम्हें मुझसे जो भी मदद चाहिए होगी बेझिझक कह देना, मैं निष्पक्ष होकर तुम्हारा साथ दूंगा। CH10 करारी शिकस्त। जूनो, मेरे ख्याल से तुम्हें उसे नहीं बल्कि मुझे ये बात कहानी थी, अभिमन्यु ने अपनी गहरी और सधी हुई आवाज में कहा। तो ये सुनकर अर्जुन ने कहा, रिलैक्स भाई, मैं हेल्प आपकी करूं या माही की, लेकिन आएगा तो सच ही ना बाहर। तो आप फिक्र मत कीजिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं हूं ना यहाँ, मैं सब संभाल लूंगा। उसके बाद अर्जुन ने माहिरा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा, तो माहिरा जल्दी से उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, आउच, क्या कर रहे हो अर्जुन? मुझे लग रही है। अगर लग रही है तो अब तक क्यों खड़ी हो भाई के रूम में? तुम्हें तो कब निकल जाना चाहिए था यहाँ से बाहर, लेकिन जब तुम बाहर नहीं आई तो मजबूरन मैं ही अंदर आ गया। अब चलो यहाँ से, वरना तुमने जो कांड किया है ना, उसके बाद उनके कमरे में अकेले रुकने की हिम्मत करके ये बिल्कुल भी मत कह देना कि भाई ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। वैसे भी उन्हें गुस्सा दिलाने वाला इंसान ज्यादा देर तक सही सलामत रह नहीं पाता है। अर्जुन की ये बात सुनकर माहिरा ने हंसते हुए अभिमन्यु से कहा, सुना आपने मिस्टर अभिमन्यु मेहरा, जो आरोप मैंने आप पर लगाया है ना, आपकी फैमिली की बातों से ऐसा लगता है कि वो एकदम सच है। आप खुद को ऑफेंड करने वाले को ज्यादा देर तक सही सलामत रहने ही नहीं देते। आज तो आपके भाई ने भी एक्सेप्ट कर लिया। माहिरा को एक बार फिर से अभिमन्यु से उलझते देखकर अर्जुन उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती क्या? उन दोनों के वहां से जाने के बाद कमरे में अकेला बचा अभिमन्यु, जो अब तक अपना गुस्सा दबाए खड़ा था, उसने अपना मोबाइल एक तरफ फेंक दिया और जाकर काउच पर बैठकर कुछ देर तक कुछ सोचता रहा। उसके बाद अचानक से ही बोला, इस एसीपी का कुछ तो करना होगा, बहुत पर निकल आए हैं इसके। उसके बाद अभिमन्यु ने अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ फेंकी और माहिरा का सारा गुस्सा निकालने के लिए जिम एरिया में चला गया। अभी अभिमन्यु वर्कआउट करते हुए किसी तरह माहिरा के प्रति अपने गुस्से को अपने सीने में दबा ही रहा था, जब उसके फोन पर लगातार अचल की कॉल आने लगी तो ना चाहते हुए भी उसे वो कॉल लेनी पड़ी। अभिमन्यु ने जाकर फोन उठाया तो दूसरी तरफ से अचल उसके बिना कुछ बोलने का वेट किए ही चालू हो गया और उसे रिपोर्ट करते ही अचल ने कहा, बॉस वो लड़की माहिरा वो अभी तक बाहर नहीं आई है, शायद वो आपका प्लान समझ गई होगी तभी बचने की कोशिश कर है। अरे वाह अचल, तुम तो बड़े ही अंतर्यामी निकले,
अगर तुम्हें उस लड़की के दिमाग के बारे में इतना कुछ पता ही था तो फिर क्यों मुझे पहले से इस लड़की के लिए रेडी रहने को आगाह नहीं किया? पहले से ही बता देते ना, तो मैं कोई अच्छा खासा अचूक प्लान बनाकर इस लड़की को घर से बाहर निकाल देता। लेकिन तब तो तुम्हारे दिमाग की चिड़िया चहचहाने की जगह अपने लिए दाना पानी खोजने में बिजी थी, और अब जब मैं अपने मिशन में इतना अकेला पता जा रहा हूँ तो आ गए हो मुझे मशवरा देने। अचल अभिमन्यु की डांट सुनकर चुप हो गया और 2 मिनट रुककर दोबारा कहने लगा, लेकिन सर क्या आप बताएंगे कि अब वो लड़की कहाँ है? और आपने उसे अब तक घर से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। ये सुनकर अभिमन्यु को अचल पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा, अब क्या तुम मेरे कमरे में आने की कोशिश करोगे, या सारी रामकथा मैं तुम्हें फोन पर ही सुना दूं? उसके इतना कहते ही अचल अपनी जगह से उछल गया और भागता हुआ अभिमन्यु के घर में घुस गया, जहां मेन हॉल में अभी भी मीरा की शोक सभा चल ही रही थी और काफी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी मीरा को श्रद्धांजलि देने आए हुए थे। अचल सबसे छुपते छुपाते फाइनली अभिमन्यु के रूम तक पहुंच ही गया और हल्के से उसके रूम का दरवाजा खोलते हुए कमरे में घुस गया। उसके रूम में एंटर करते ही एक पेपर वेट उड़ाता हुआ सीधा उसी की तरफ आया, लेकिन क्योंकि अचल इस तरह के हमलों के लिए पहले ही अभ्यस्त हो चुका था तो वो जल्दी से एक और हट गया और वो पेपर वेट जाकर सीधा दरवाजे में भिड़ गया। अचल को देखते ही अभिमन्यु ने भागते हुए कहा, अगली बार फोन पर मेरा बॉस बनने की तुमने कोशिश भी की ना अचल ठाकुर, तो मैं तुम्हें GCI की टॉप फ्लोर से खुद ही धक्का दे दूंगा। अभिमन्यु की इस डेंजरस वार्निंग के बाद तो अचल की सांस उसके गले में ही अटक गई और वो किसी पत्थर के बुत की तरह वही अपनी जगह पर ही खड़ा रह गया। उसके बाद अभिमन्यु ने आकर उसके सामने अपने बेड पर बैठते हुए कहा, बात सुनो, अब प्लान बदल गया है। दरअसल ये लड़की कुछ ज्यादा ही चालाक है। ये भांप गई थी कि मैं क्यों इसे अपने घर से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में पापा और अर्जुन को फंसा लिया है और अब वो दोनों भी उसकी बातों में आकर मीरा की मौत की इन्वेस्टिगेशन में उसका साथ दे रहे हैं। ये सुनकर अचल बेझिझक ही बोल गया, बॉस गलती तो आपसे हो गई। आपको पहले ही इस लड़की को हल्के में नहीं लेना चाहिए था, और वो भी तब जब आपने अपनी 2 सुपर ट्रेन्ड गार्ड के जरिए न सिर्फ इसको नजरबंद कराया बल्कि इसके परिवार तक से मिलने से रोक दिया। लेकिन उसके बाद सर ACP ने ऐसा चक्कर चलाया कि आप तो क्या, आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार मीरा की अंतिम यात्रा में शामिल हो गया। और हिम्मत देखिए कि बिना आपकी कोई सलाह लिए उसने आपसे ही अपनी बहन का अंतिम संस्कार करवा लिया। हमें उस लड़की को शुरू से ही हल्के में नहीं लेना चाहिए था। मुझे तो अब तक ये समझ में नहीं आया कि ये लड़की आखिर अचानक से इतनी पाबंदियों के बाद भी बिग बॉस तक कैसे पहुंच गई। इसे हमें जल्द से जल्द रोकना ही होगा। क्या पता कल को कहीं पुलिस लेकर घर आ गई तो। अचल की बात सुनकर गुस्से में पागल आए अभिमन्यु ने चीख कर कहा, तभी तो आपको बुलाया है महाराज, ताकि आप इस बात का पता लगाएं कि किसने इस घर में मेरे खिलाफ जाकर उस लड़की की हेल्प करने की गुस्ताखी कर दी है, ताकि मैं इस उड़ती चिड़िया के पंख उतर सकूं। उसने आज फिर एक बार मेरे भीतर के शैतान को ललकार दिया है। आज रात में उसके साथ कुछ ऐसा करूंगा जिसे वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगी, लेकिन उसके पहले मुझे वो इंसान आज रात को ही मेरी आंखों के सामने चाहिए, वरना तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। अचल ने अपना थूक गले में ही गटकते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा बॉस, आप बस देखते जाइए, मैं जल्दी ही उस इंसान का पता लगाकर आ जाऊंगा। जल्दी ही जाओ, वही सही है, वरना मैं तुम्हें अगली बार के लिए सही सलामत नहीं छोड़ने वाला। अभिमन्यु ने एक पानी के गिलास को जानबूझकर अचल के सामने तोड़कर उसे उसके होने वाले हश्र का इशारा दे दिया। अचल अपने डर को छुपाते हुए कहा, ओ नो बॉस, वो दिन नहीं आएगा, आप बस थोड़ा वेट कीजिए। मैं यूं गया और यूं सारी इन्फॉर्मेशन लेकर अभी थोड़ी देर में वापस आया। अभिमन्यु ने उसके ओवर कॉन्फिडेंस को देखकर कहा, लेट अस सी। उसके बाद अभिमन्यु अपने स्टडी रूम में चला गया। अचल बेचारा थरथराते हुए कमरे से बाहर आ गया और खुद से ही बोला, ओ नो अचल, तू बॉस के सामने तो बड़ी बड़ी फैंक कर आ गया, लेकिन अब ये तो बता कि तू ऐसा क्या करने वाला है जिससे तुझे उस इंसान का पता चल जाए जिसने इंस्पेक्टर माहिरा खन्ना की मदद की थी। अचल बस चारों तरफ देखते हुए भारी मन से अपनी किस्मत को ही कोसने लगा, जिसके कारण वो अभिमन्यु के पल्ले आ पड़ा था और इस आदमी की वजह से ही उसकी नींद चैन सब हराम हो गया था। अभी अचल मुश्किल से 5 से 6 फुट सटे भी उतर पाया होगा कि कोई तेजी से उसके पास आया और उसके कान में कहकर गया, जाकर कह दो अपने बॉस से कि माहिरा खन्ना की मदद और किसी ने नहीं बल्कि खुद उनके सौतेले भाई विराग ने की है। ये सुनकर तो अचल के कदम ठिठक गए और वो खुद से मात्र 5-6 कदम की दूरी पर खड़े इस शख्स को देखकर काफी हैरान था। अचल अभिमन्यु के कमरे की ओर देखते हुए पूछा, विराग सर, आपने ऐसा क्यों किया?
आप जानते हैं ना कि इस घर ने और अभिमन्यु सर ने बहुत मुश्किल से आपको स्वीकार किया है, तो फिर आप खुद के लिए गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? आप जानते हैं ना कि अगर बॉस को आपकी इस हरकत के बारे में पता लगा तो वो आपको किसी भी कीमत पर इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। विराग ने मुस्कुराते हुए सीढ़ियां उतरकर नीचे जाते हुए कहा, मेरी बात सुनो अचल ठाकुर। अपने उस हिटलर बॉस से तुम्हें डर लगता होगा, लेकिन मैं उससे नहीं डरता। जाकर कह देना अपने बॉस से, एक बार की बात ही क्या है, अब तो मैं हर बार माहिरा की उसके अगेंस्ट मदद करूंगा और करता ही रहूंगा, फिर चाहे मेरे साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए। अचल ने फिर विराग से बहस करना बंद कर दिया और जल्दी से अभिमन्यु के कमरे की तरफ भाग गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर विराग क्यों माहिरा की इतनी मदद कर रहा है, क्योंकि माहिरा की मां की वजह से ही तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी और विराग को तकरीबन 9 साल अनाथ आश्रम में ही बिताने पड़े थे। इस बात पर विराग ने कभी भी खुलकर अपना विरोध जाहिर नहीं किया और इस घर से उसे जो कुछ भी रहने खाने को मिला वो उसी में अपना समय काटता रहा। उसके बाद कहीं जाकर सच्चाई पता लगने पर चिराग जी के पिताजी चिराग जी के इस नाजायज बेटे को घर ले आए थे और उसी दिन से विराग भी इस परिवार का हिस्सा बन गया था। लेकिन इस घर में विराग का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई था तो वो था अभिमन्यु, मेहरा एम्पायर का सबसे पहला वारिस और इस घर का सबसे बड़ा बेटा। अभिमन्यु के कड़े विरोध के कारण ही विराग को इस घर में तो जगह मिली, लेकिन ना तो किसी के दिल में जी जगह मिल पाए और ना ही मेहरा एम्पायर में। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं था कि विराग को खुद पर लगी पाबंदियों और प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि वो तो बस एक मौके की ताड़ में था कि बस किसी तरह से अभिमन्यु को रास्ते से हटाकर मेहरा एम्पायर को हटपा जाए। शुरू में तो अभिमन्यु को भी अपने पिता की प्रॉपर्टी उनके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसने ये सब अपने छोटे भाई अर्जुन के लिए छोड़ते हुए खुद का साइंटिस्ट बनने का सपना पूरा करने का फैसला लिया। उसके इस फैसले का घर में काफी विरोध तो हुआ, लेकिन अभिमन्यु की जिद के आगे पूरी मेहरा फैमिली को झुकना ही पड़ा। और तब विराग को लगा था क्योंकि पूरे बिजनेस की कमान भविष्य में अर्जुन के हाथों में आएगी, तो इसलिए उसने अर्जुन को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और घर के एक नौकर को कुछ पैसों का लालच देकर अर्जुनन के बाथरूम में कट छोड़ने को बोल दिया, जिससे अर्जुन की मौत कट लगने से हो जाए और किसी को भी, विराग तो क्या किसी पर भी शक न जा पाए। लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था, इसलिए उस दिन जाने कैसे अर्जुन की जगह अभिमन्यु उसके बाथरूम में नहाने चला गया और उसे कट लग गया। उस दिन असल में हुआ ये था कि अपने पेट के साथ गार्डन में खेलते समय अभिमन्यु गंदा हो गया था और उसे अपनी मां की नजर पड़ने से पहले नहाने के लिए एक परफेक्ट जगह की तलाश थी, तो बस वो जगह और कोई नहीं अर्जुन का ही बाथरूम थी। इसलिए मौका मिलते ही अभिमन्यु अर्जुन के रूम में घुस गया, लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम के दरवाजे को छुआ वो बिजली के झटके ने उसे दूर उठाकर फेंक दिया। जब अभिमन्यु को होश आया तो वो उस वक्त हॉस्पिटल में था और उसका दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा था।